हेलो, देखिए यहाँ पे हम चैप्टर 1 में इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में फर्स्ट चैप्टर जो सीबीएसई बोर्ड में पूछा जाएगा उससे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। अब इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन में स्टार्ट कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस ऑन रबिंग एज मीन्स रबिंग करने से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी वो किस टाइप की प्रोड्यूस होगी, ये पूछा जा रहा है। तो एक है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, करंट इलेक्ट्रिसिटी, नन ऑफ दीज। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तो होगा नहीं रबिंग से। यहाँ पे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और करंट इलेक्ट्रिसिटी, जब इलेक्ट्रॉन हमारा मूव होगा तो करंट इलेक्ट्रिसिटी होगी। इलेक्ट्रॉन मूव नहीं होता है क्योंकि इसमें रब होने के बाद एक पे दूसरा चार्ज हमारा पोलराइज्ड हो जाता है, तो उससे हमें स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट होती है। तो यहाँ पे जो आंसर होगा हमारा वो होगा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस ऑन रबिंग एज, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए कम रन्स थ्रू वन ड्राई हेयर अट्रैक्ट स्मॉल बिट्स ऑफ पेपर, दिस हैपन बिकॉज। कह रहा है कि किसी भी कम को यदि ड्राई हेयर में यदि हम रफ करते हैं तो उसके बाद वो स्मॉल पेपर को अट्रैक्ट करता है, वाई। तो कह रहा है कम इज गुड कंडक्टर, पेपर इज ए गुड कंडक्टर, द कम प्रोसेस मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, द एटम इन द पेपर गेट पोलराइज्ड बाय द चार्ज्ड कम। तो देखिए कम हमारा गुड कंडक्टर नहीं होता है, कम हमारा इंसुलेटर होता है, पेपर भी इंसुलेटर होता है, और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज कुछ नहीं होती है। ये हमारा यही होगा कि एटम इज इन द पेपर गेट पोलराइज्ड बाय द चार्ज कम। ये ऐसा होता है कुछ कि हमारा एक कम है, ये पेपर है हमारा मान लीजिए, और यहाँ पे यदि मैं प्लास्टिक को ले आता हूँ, इसके पास यदि प्लस चार्ज है तो यहाँ पे माइनस चार्ज पोलराइज हो जाएगा और इस साइड में प्लस चार्ज पोलराइज हो जाएगा, और प्लस और माइनस की वजह से यहाँ पे अट्रैक्शन होता है। तो ये पोलराइजेशन की थ्योरी है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन, कि वन मेटेलिक स्पेयर ए इज गिवन पॉजिटिव चार्ज वेयर एज अनदर आइडेंटिकल मेटेलिकल स्पेयर बी ऑफ द एग्जैक्टली सेम मास एज ऑफ ए इज गिवन इक्वल अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज, देन। अभी देखिए इसमें मास के बारे में कुछ कहा जा रहा है कि ये दो पार्टिकल है हमारे पास, एक मान लीजिए ए है और दूसरा बी है। ए पे हमने कुछ पॉजिटिव चार्ज क्रिएट किया है, इस वाले पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट किया है। तो कह रहे हैं कि मास के बारे में, तो हमें ये याद होना चाहिए कि जब भी पॉजिटिव चार्ज होगा तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो ये हमारा कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे जहाँ पे पहुँचेगा ये नेगेटिव चार्ज होता है। मीन्स यहाँ पे मास हमारा यदि पॉजिटिव चार्ज हो रहा है तो डिक्रीज हो रहा है, और यदि मास हमारा नेगेटिव चार्ज हो रहा है तो मास यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है। तो इसमें से आंसर देख लीजिएगा कौन सा सही है, कि मास ए एंड बी स्टिल रिमेन इक्वल, ऐसा तो होगा ही नहीं। मास ऑफ ए इंक्रीजेज, तो मास ऑफ ए इंक्रीज नहीं कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। मास ऑफ बी डिक्रीजेज, मास ऑफ बी डिक्रीज नहीं कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। मास ऑफ इंक्रीजेज, इसका आंसर ये हो जाएगा मास ऑफ बी इंक्रीजेज। अगला क्वेश्चन, इन नेचर द इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ एनी सिस्टम इज ऑलवेज इक्वल टू। किसी भी नेचर में इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है ऑलवेज इक्वल टू होता है, इसको बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, और ये होता है Q इक्वल टू प्लस माइनस एन इंटू ई। ये सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला है हमारा। n होता है 1, 2, 3, 4, कभी भी n की वैल्यू 1/2 या 1/3 या 1/5 या 0.2 या 0.3 ऐसा कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पे ये चीज़ बोल रहा है कि हाफ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द लिस्ट अमाउंट ऑफ चार्ज, ये गलत है। 0 ये भी गलत है। इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लिस्ट अमाउंट ऑफ चार्ज ये सही है, ये भी गलत है। तो इसका मतलब ए वाला है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लिस्ट अमाउंट ऑफ चार्ज। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें कह रहा है कि डायमेंशनल फार्मूला फॉर द परमिटिविटी कांस्टेंट एप्सिलॉन नॉट ऑफ फ्री स्पेस इज। इसमें से देखिए या तो हम याद कर सके या तो हम निकालने की प्रोसेस समझें। याद निकालने की प्रोसेस कैसे है, हमें ये मालूम है F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R²। यहाँ से इस एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमें निकालनी है, तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पे चला जाएगा, F यहाँ पे आ जाएगा, मीन्स Q1 Q2 अपॉन 4 पाई F इंटू R²। अब यहाँ से देखिए यूनिट लिख सकते हैं, एक चार्ज है
तो इसकी यूनिट हो जाएगी कूलम्ब स्क्वायर। यहाँ पे फोर्स है, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन। देखिए 4 पाई ये हमारा कांस्टेंट है, इसकी यूनिट नहीं होगी। आर स्क्वायर हमारा डिस्टेंस है, तो इसकी यूनिट हो जाएगी मीटर स्क्वायर। मीन्स इसकी यूनिट हो जाएगी कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब यहाँ से आप इसके डायमेंशनल फार्मूला बना सकते हैं। कैसे डायमेंशनल फार्मूला बनेगा? कूलम्ब का होता है हमारा A इंटू टी का होल स्क्वायर डिवाइड बाई जो इस हमारा न्यूटन है, इनका होता है MLT माइनस 2। दूसरा होगा मीटर का मीन्स L स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए M है, ऊपर चला जाएगा, इसका मतलब M माइनस 1। ये L यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो L 3 हो जाएगा। और ये नीचे ऊपर जाएगा तो +3 है, ऊपर जाएगा तो -3, तो ये -3 हो गया। यहाँ पे देखिए टी स्क्वायर है, यहाँ पे T2 -2 है। ये -2 जब ऊपर जाएगा तो +2, और पहले से ही +2 है, मीन्स T⁴ एंड ये हमारा A⁴ अब इसको मैच कर लीजिए, किससे मैच कर रहा है? M-1 L-3 T⁴ 8 स्क्वायर। तो ये हमारा ये M-1 ये वाला होगा M-1 L-3 T⁴ 8 स्क्वायर। तो ये हमारा एक ऑप्शन हो गया। अगला क्वेश्चन है, ए चार्ज Q ऑफ द प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग टू इक्वल चार्ज Q एंड Q, कैपिटल Q, द सिस्टम ऑफ द 3 चार्ज विल बी इन इक्विलिब्रियम इफ Q इज इक्वल टू। कह रहा है कि ये 2 चार्ज हैं हमारा, 2 चार्ज है हमारा, एक प्लस कैपिटल Q, इसके बीच में यदि स्मॉल q रखा जाए d/2 एंड d/2 टोटल डिस्टेंस d ले ले, तो कह रहा है कि इक्विलिब्रियम में है तो Q और कैपिटल Q और स्मॉल q में क्या अंतर होगा, रिलेशन होगा। तो देखिए कई बार ये क्वेश्चन हमारा IIT JEE में पूछा जा चुका है, कई बार नीट में पूछा जा चुका है। इसका आंसर जो होता है माइनस कैपिटल Q/4 आता है। कैसे आएगा ये देख लीजिए। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 0 होगा यदि इसका इक्विलिब्रियम में होगा, तो इक्विलिब्रियम का मतलब नेट फोर्स 0 होगा, और जब भी नेट फोर्स 0 होगा इसका मतलब उसका पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? U की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/R, मीन्स बीच की डिस्टेंस R होती है। चार्ज को यहाँ पे हम प्लस और माइनस के साथ ही रखते हैं। तो यहाँ पे जो होगा देखिए कैसे लिखा जाएगा कि यहाँ पे इस और इस चार्ज की वजह से क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q स्मॉल q/a d/2 हो जाएगा, प्लस इस चार्ज और इस चार्ज की वजह से जो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q/d प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखिए इस चार्ज के इसके साथ, इसका इसके साथ, फिर इसका इसके साथ, तो ये हो जाएगा स्मॉल q कैपिटल Q/d/2 इक्वल टू 0। यहाँ पे 1/4 पाई कॉमन है, इधर जाएगा तो 0 हो जाएगा। यहाँ से q भी हटा लीजिए, कैपिटल Q भी हट जाएगा, यहाँ से d भी हट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा क्या, डिवाइड/2 है, ऊपर जाएगा तो 2 हो जाएगा, मीन्स 2q प्लस यहाँ पे केवल कैपिटल Q बचा है, यहाँ पे ये जाएगा तो ये भी 2q इक्वल टू 0, मीन्स कैपिटल Q इक्वल टू इधर ले जाएंगे तो -4q, मीन्स q इक्वल टू माइनस कैपिटल Q/4। ये रिलेशन हो जाएगा, और ये रिलेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है खासकर कंपटीशन में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 7। इसमें कह रहा है कि 2 पॉइंट चार्ज प्लेस एट ए सर्टेन डिस्टेंस r इन एयर। कह रहा है कि यदि 2 चार्ज है, मान लीजिए Q1 चार्ज है, Q2 चार्ज है, ए दूसरे में कोई फोर्स लगा रहे हैं, अट्रैक्शन का, रिपल्सन का, कुछ भी हो सकता है। ए हमारा फोर्स मान लीजिए F लगा रहे हैं जबकि एयर है, और यदि इसको मैं वाटर में डाल दूं तो इसका फोर्स F2 हो जाता है। ये डिस्टेंस उस समय हमारी r होती है, लेकिन जब वाटर में रखते हैं तो ये डिस्टेंस r' हो जाती है। तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन r एंड r'? वाटर का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है k है, तो इसका ज़्यादातर आंसर जो होगा वो r' की वैल्यू r/√k आती है। इसका डेरिवेशन कैसे होगा ये देख लीजिए कि फोर्स एयर के लिए लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r²।
जब हम वाटर के लिए लिखेंगे तो 1/4πε0, यहाँ पे एयर था, अब यहाँ पे डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट के है तो ε0 इंटू के हो जाएगा और ये हो जाएगा Q1 Q2 अपान R डैश का स्क्वायर। अब इन दोनों को आप डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि डिवाइड नहीं करना है, दोनों को फोर्स हमारा क्या है, बराबर है, तो दोनों को बराबर कर दीजिए। तो 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R स्क्वायर इक्वल टू 1/4πε0 के Q1 Q2 अपान R डैश स्क्वायर। Q1 Q2 4πε0 सब एक कट जाएगा, बच जाएगा R स्क्वायर इक्वल टू के इंटू R डैश स्क्वायर। तो यहाँ से जो हमारा आ जाएगा R डैश इक्वल टू R अपान अंडर रूट के, ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये भी आंसर आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अब कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। व्हाट इज द नेचर ऑफ गॉसियन सरफेस इन्वॉल्व इन गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या कह रहा है कि जो हमारा गॉसियन सरफेस होता है उस किस नेचर का होता है। तो गॉसियन सरफेस जो है उसके एरिया को डिनोट करता है, और एरिया को हम अभी तक स्केलर क्वांटिटी लेके चल रहे हैं। यहाँ पे कुछ ऐसा ही पूछा जा रहा है कि स्केलर है, इलेक्ट्रिकल है, मैग्नेटिक है कि वेक्टर है। तो यहाँ पे एरिया हमारा वेक्टर क्वांटिटी होता है और डीएस वेक्टर से इसको डिनोट करते हैं। स्मॉल एरिया को लिया जाता है, वो स्मॉल एरिया हमारा उसका एक एरिया मान लिया जाता है पर्टिकुलर, कि जो भी सरफेस है उस सरफेस का, जैसे मान लीजिए इस सरफेस का मैं एरिया कहूँ तो इसका सरफेस का एरिया आउटवर्ड परपेंडिकुलर बाहर की तरफ होगा ऐसे। ठीक है, तो इसका हमारा आउटवर्ड परपेंडिकुलर आउटसाइड। अगला क्वेश्चन है हमारा, गॉस लॉ इज वैलिड फॉर। गॉस लॉ किसके लिए वैलिड है? एनी क्लोज सरफेस, ओनली रेगुलर क्लोज सरफेस, एनी ओपन सरफेस, ओनली इरेगुलर ओपन सरफेस। तो इसमें एनी क्लोज सरफेस, किसी भी एनी क्लोज सरफेस होगा उसके लिए यूज होता है। रेगुलर जरूरत नहीं है, रेगुलर हो इरेगुलर हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज गॉसियन सरफेस डिपेंड्स अपॉन। तो देखिए गॉस थ्योरम हमारा क्या कहता है, गॉस थ्योरम कहता है कि जो फाई ई है वो होता है क्यू नेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और क्यू नेट क्या है कि किसी भी गॉसियन सरफेस में जो नेट चार्ज हमारा इनक्लोज किया गया है उसकी बात किया जाता है। तो इसमें किस पे डिनोट कर रहा है? क्यू नेट पे, नेट चार्ज इनक्लोज पे और परमिटिविटी पे। इसके अलावा और किसी भी चीज़ पे डिपेंड नहीं करता है। हमारा सरफेस चाहे किसी भी साइज का हो, साइज ऐसा हो, ये ऐसा गॉसियन सरफेस ले सकते हैं, या आप सिलेंडर ले सकते हैं। तो इसमें जो आंसर होगा, नेट चार्ज इनक्लोज एंड परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। नेट चार्ज इनक्लोज, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, साइज पे तो डिपेंड ही नहीं करता है, नेट चार्ज पे भी केवल ओनली इस पे डिपेंड नहीं करता है, परमिटिविटी पे भी नहीं डिपेंड करता है। तो ए ऑप्शन होगा 10 का, कि नेट चार्ज इनक्लोज एंड परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। एक दो क्वेश्चन और है। एक कोई क्वेश्चन है अक्सर पूछा जा रहा है इस समय, कि ए डाइपोल ऑफ द चार्ज ऑफ magnitude q each are placed inside a cube, the total electric flux coming out of the cube will be। कहने का मतलब क्या है कि एक क्यूब है जिसको इन्होंने गॉसियन सरफेस माना है, और उस गॉसियन सरफेस में 8 डाइपोल रखे गए। तो डाइपोल की प्रॉपर्टी समझिए कि डाइपोल हमारा स्मॉल चार्ज होता है प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, दोनों पे चार्ज हमारा सेम होता है और अपोजिट साइन का होता है। स्मॉल डिस्टेंस पे रख दिया जाए तो इसको डाइपोल बोलते हैं। जैसे हमारा HCl है, NaCl है, समझ आ गई चीजें। तो ये हमारा डाइपोल है। तो यदि इस डाइपोल को जितना प्लस चार्ज इसमें होगा उतना ही माइनस चार्ज होगा। इसमें 8 रख दीजिए या 1 भी रखेंगे तो प्लस माइनस मिलकर चार्ज, नेट चार्ज की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। और नेट चार्ज की वैल्यू यदि 0 हो गई तो यहाँ पे फाई की वैल्यू क्यू नेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट, मीन्स फाई नेट की क्यू नेट की वैल्यू हमारी 0 हो गई, मीन्स फाई ई की वैल्यू हमारी क्या होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। चाहे इसमें 8 डाइपोल रखे जाए या बहुत ज़्यादा डाइपोल रख दिए जाए। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 0। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस इज 0, देन वी कैन इन्फर दैट no net charge is enclosed by the surface, uniform electric field is exists in the surface, charge is present inside the surface, electric potential varies from point to point inside the surface। तो सिंपल सा बात है
कि यदि किसी सरफेस से ए सरफेस है, मैं से कह रहा हूँ कि इस यहाँ पे फाई ई की वैल्यू हमारी जीरो है, तो देखिए परमिटिविटी कभी भी जीरो नहीं हो सकती है। फाई ई की वैल्यू गॉस थ्योरम से होती है क्यू नेट अपान एप्सिलॉन नॉट। यदि फाई हमारा जीरो है, इसका मतलब क्यू नेट अपान एप्सिलॉन नॉट, कभी भी इसकी वैल्यू जीरो या इनफाइनाइट तो नहीं होगी। तो ए वाली वैल्यू जीरो कौन सी हो सकती है, क्यू नेट की वैल्यू हमारी जीरो हो सकती है। तो वही कह रहा है कि नो नेट चार्ज इज इनक्लोज बाय द सरफेस, मीन्स नेट चार्ज जो इनक्लोज होगा वो हमारा क्या होगा, जीरो होगा, या कोई भी चार्ज उसे इनक्लोज नहीं होगा। तो इसका ऑप्शन होगा हमारा ए। अब कुछ इसके सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दिए गए हैं, जो आप इसको एक बार देख लीजिएगा। जैसे इन विच ओरिएंटेशन ए डाइपोल प्लेस इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो ये हमारा ओरिएंटेशन पूछ रहा है डाइपोल का यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में यदि रखा जाए तो स्टेबल इक्विलिब्रियम कब होगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कब होगा। तो ये डाइपोल का जब थीटा इक्वल टू जीरो होता है, मीन्स मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है, तो उस समय हमारा थीटा की वैल्यू जीरो होती है, उस समय हमारा स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। और जब थीटा की वैल्यू 180 डिग्री मीन्स एंटी पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, देन दिस इज द अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अगला क्वेश्चन है डिफाइन इलेक्ट्रिक फ्लक्स राइट एसआई यूनिट। कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिफाइन कीजिए, राइट एसआई यूनिट लिख दीजिए। तो किसी भी एरिया से परपेंडिकुलर जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें निकलती हैं उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और इसकी वैल्यू जो होती है वो हमारी वैल्यू फाई ई की वैल्यू जो डिफाइन की जाती है वो डिफाइन की जाती है वेक्टर ई डी एस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ई डॉट डी एस। और इसको सॉल्व करते हैं तो ई डी एस कॉस थीटा होता है। यदि किसी क्लोज सरफेस की बात करेंगे, क्लोज्ड सरफेस की बात करेंगे, तो फाई की वैल्यू क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस हो जाता है। अब इसमें साथ साथ में एसआई यूनिट भी पूछ रहा है, तो ई का जो होगा, ई की जो यूनिट होती है हमारी न्यूटन पर कूलम्ब होती है, और डी एस का होता है मीटर स्क्वायर। इस दोनों को यदि मिला दिया जाए तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब। अब एक चीज़ और, कभी कभी इसका डायमेंशन भी पूछता, तो डायमेंशन भी देखिए यही सब निकाल सकते हैं। न्यूटन का डायमेंशन हो जाएगा एम एल टी माइनस टू। देखिए न्यूटन का तो हमें डायमेंशन याद करके ही चलना पड़ेगा। मीटर का हमारा एल स्क्वायर हो जाएगा, और कूलम्ब का ए इंटू टी होता है तो ये हो जाएगा। तो अब इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए यहाँ पे एम है तो एम ही रह जाएगा, एल यहाँ पे भी ये स्क्वायर है तो 2 + 1 3 हो जाएगा, एल क्यूब हो जाएगा। देखिए टी यहाँ पे -2 है और यहाँ पे टी +1 है, ऊपर जाएगा तो ये माइनस खुद हो जाएगा, तो t⁻³ एंड यहाँ पे a-1। तो इसका डायमेंशन फार्मूला भी ml3 t-3 a-1। और SI यूनिट आप देख ही चुके हैं। ये सब क्वेश्चन हमारे एक एक या दो दो नंबर के होंगे। राइट एनी टू लिमिटेशन ऑफ द कूलम्ब चार्ज, कूलम्ब्स लॉ के कोई दो हमें आपको ड्रॉबैक बतानी है, लिमिटेशन बतानी है। तो इसके दो ड्रॉबैक या लिमिटेशन जो होती है वही होती है कि सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही है कि ये चार्ज स्टैटिक चार्ज के लिए काम करता है। जब भी हमारा चार्ज हमारा स्टैटिक होगा या रेस्ट पे होगा तभी ये हमारा फोर्स अप्लीकेबल होता है। दूसरा कि ये हमारा मीडियम पे डिपेंड करता है, जिसको हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं के, या एप्सिलॉन नॉट। ये एयर के लिए होता है रिलेटिव और मीडियम, मीन्स परमिटिविटी ऑफ द मीडियम इस पे डिपेंड करता है। तो दो इसकी हम लिख सकते हैं कि ये चार्ज हमारा रेस्ट पे होना चाहिए और ये मीडियम पे डिपेंड करता है। अगला आपका है डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ द एट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट p एंड द लेंथ 2a। इस डाइपोल ए है हमारा -q + q, इसको डिस्टेंस जो दे रखा है 2a दे रखा है कि 2a पे लीजिए। और इसका जो पूछ रहा है किस पे पूछ रहा है, आपका इक्वेटोरियल लाइन पे पूछ रहा है। तो इक्वेटोरियल लाइन पे आप इस पे पॉइंट पे निकालेंगे तो देखिए इसके द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस डायरेक्शन में होगी, इसके द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस डायरेक्शन में होगी। यहाँ पे आप एंगल मान लेंगे थीटा, तो ए बी एंगल थीटा हो जाएगा, ए बी एंगल थीटा हो जाएगा। ये E1 मान लेंगे, ये इसको आप E2 मान लेंगे, इसके दो वेक्टर कर देंगे E1 sin थीटा, इसके इधर हो जाएंगे E2 sin थीटा, इधर की तरफ हो जाएगा E1 cos थीटा,
E2 cos थीटा, E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी E नेट, उसकी वैल्यू देखिए यहाँ पे हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल मोमेंट हमारा इस साइड में है, P डाइपोल मोमेंट जो है उसकी डायरेक्शन इस साइड में है और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड में आ रही है। तो E नेट की वैल्यू हमारी हो जाएगी 2E1 cos थीटा। अब देखिए E1 की वैल्यू आप निकाल लीजिए और cos थीटा की वैल्यू यहाँ से, एक cos थीटा है, एक परपेंडिकुलर, cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, सॉरी, बेस अपन हाइपोटेनस होता है, तो ये हमारा A हो जाएगा और हाइपोटेनस कितना है, ए वाली हाइपोटेनस है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये वाली डिस्टेंस हमने आर रखी है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे आपका ई नेट की वैल्यू जो आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपान आर क्यूब आ जाती है। और इसकी डायरेक्शन पूछ रहा है व्हाट इज द डायरेक्शन, तो डायरेक्शन अपोजिट टू डाइपोल मोमेंट। तो ऐसे ही देखिए अब ये बड़े बड़े क्वेश्चन है कुछ कि ये हमारा, हाँ ये हमारा टॉर्क का एक्सप्रेशन है जिसमें हमें ये प्रूव करना है कि ये लीनियर मोशन नहीं होता है, फिर टॉर्क का डेरिवेशन प्रूव करना है। उसके बाद व्हाट विल हैपन इफ द फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म। फील्ड हमारी नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या है कि हमारी फील्ड नॉन यूनिफॉर्म हो तो उस पर हमारा जो फोर्स लगता है वो फोर्स हमारा एफ की वैल्यू वो नॉट इक्वल टू जीरो होती है, नेट फोर्स हमारा नॉट एफ इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, यही पूछ रहा है व्हाट वुड हैपन इफ द फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म, और यदि फील्ड को इंक्रीज करेंगे तो पैरेलल टू पी, ये सब चीज़ें हैं। अगला हम बोल रहे हैं कि डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी के लिए हमें डेरिवेशन करना है, और इसमें भी अगेन जो यहाँ पे क्वेश्चन पूछे थे स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए, यहीं से हम प्रूव करते हैं। दो क्वेश्चन में गॉस लॉ पे दिया है कि व्हाट इज द गॉस लॉ एंड डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर। तो देखिए लॉन्ग स्ट्रेट वायर के लिए एक है, और दूसरा हमारा यूनिफॉर्मली, जैसे हमारा चार्ज है इसमें प्लस चार्ज है, ऐसे इसकी रेडियस कैपिटल आर है, तो यहाँ से इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ई की वैल्यू कितनी होगी, और यहाँ पे बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, इसका डेरिवेशन करना है हमें। तो गॉस थ्योरम के द्वारा हम इसको डेरिवेशन कर लेंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे हमारे फर्स्ट चैप्टर से। अब एक सेकेंड चैप्टर के लिए भी हम एक वीडियो बनाएंगे, उसके लिए देखते हैं। ओके, थैंक यू आपको।